नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना। और इसी क्रम में आज हमने लिया है इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमने लिया है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी लैंग्वेज को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका सेंटेंस के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कैसा होता है। और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या हिंदी और इंग्लिश का सेम होता है? नहीं होता है। तो पहले तो हम इस संशय को दूर करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में क्या डिफरेंस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं हम वर्ब। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। और इसमें हम केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ताकि हम कुछ बातें सीख सकें। मैं यहाँ सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ खेलता है। जबकि इंग्लिश के सेंटेंस के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से होता है। इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इन बेसिक स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से कहते हैं SOV शॉर्ट फॉर्म में इनको इस प्रकार से भी जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं और इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट। तो मतलब हुआ कि यहाँ आई सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब प्ले यहाँ वर्ब है जबकि यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक तो जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं या इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद में इंग्लिश में वर्ब आती है और हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और आज के इस लेक्चर क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, और इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के क्रम में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट को। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, या फिर सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में आता है, या फिर लास्ट में आता है। तो उस चीज़ का जानना बेहद ज़रूरी होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट होता है it usually comes before the verb. Usually it comes before the verb. जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट किसी भी वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक्चुअली में ये सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है, या फिर क्रिया को करने वाला वो भी सब्जेक्ट है। तो जब क्रिया को करने वाले की बात करें या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे ही इज राइटिंग अ स्टोरी। मतलब हुआ कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ही। इज हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है? किसी कार्य को करने वाला या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है, वर्ब है। जैसे मैं कहूँ ही इज अ बॉय, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर ही इज ए बॉय, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का है। तो यहाँ पर ये आप कंफ्यूजन ना हो, या इस बात को लेकर आप कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ कार्य हो रहा है। तो यहाँ हम समझ गए कि किसी कार्य को करने वाला है, किसी वर्ब का डूअर है। लेकिन यहाँ पर वर्ब का कोई डूअर नहीं है, यहाँ पर क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर ही के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक लड़का है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से हमेशा ये पहले आता है 99% में, और 1% में ये बाद में भी आता है, जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को।
ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, ये वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, यानी बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का जब प्रयोग किया जाता है तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता कौन है, या फिर ऑब्जेक्ट को हम कैसे जाने? तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, या फिर हम इसको एक यूं भी कह सकते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता हो या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल तौर पे देखें तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, रामा इट्स मैंगोज। यहां रामा क्या है? सब्जेक्ट, इट्स क्या है? वर्ब, और मैंगोज क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, रामा टीचेज मी हिंदी। यहां रामा सब्जेक्ट है, टीचेज वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एंड मी ऑब्जेक्ट है, और हिंदी ये भी ऑब्जेक्ट है। यहां प्रॉब्लम यह आती है कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा यानी कि डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले हम इसको जानते हैं कि एक्चुअल में ये सिंगल और डबल वाली बात क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि मोर देन वन ऑब्जेक्ट है यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो उनको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब बात ये आती है सिंपल वे में समझने की कि थोड़ा समझ में नहीं आया, सब और क्लियर करें। तो और क्लियर करने के लिए हमारे पास शब्द कुछ इस प्रकार से हैं कि जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग बीइंग होता है। कौन होता है? लिविंग बीइंग होता है, लिविंग बीइंग होता है। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग बीइंग होता है। कौन होता है? नॉन लिविंग बीइंग होता है। अब आप में से कई दोस्तों को तो ये प्रॉब्लम हो गई कि ये सर नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग क्या है? तो लिविंग बीइंग का मतलब है सजीव प्राणी, सजीव प्राणी मतलब सजीव, और नॉन लिविंग बीइंग का मतलब है निर्जीव वस्तुएं। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कह दिया? इसको इसलिए कह दिया कि मैंगोज क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और यहां मैंने इसको कह दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको मैंने क्या कह दिया? मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि मी यहां पर क्या है? लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग होने के नाते हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिंदी यहां पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग की बात आती है तो ये है यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं कि इनका क्रम क्या होता है, इनका क्रम क्या होता है। तो उसके लिए हम लाइन लिखते हैं कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट precedes the direct ऑब्जेक्ट। मतलब होता है कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले आता है। यहां पर दोस्तों आपने ये जाना कि किसी सेंटेंस का ऑर्डर ऑफ वर्ड जो है उस ऑर्डर ऑफ वर्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद। जब ऑब्जेक्ट की बात आती है यह हमने जाना कि ये वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। अब जब वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है तो इसको हम दो भागों में जानते हैं। दो भागों में जानते हैं कि
दो प्रकार से हम जानते हैं कि ये या तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कई बार ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट भी होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड वह है, एडजेक्टिव वर्ड वह है जो क्वालिफाई करता है किसको, क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। यानी किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। जब एडजेक्टिव वर्ड की जब बात कर रहे होते हैं तो ये भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन से हैं इसके, एक है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन। यानी ये किसी नाउन वर्ड से पहले आता है, यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन, यानी किसी नाउन वर्ड से पहले आता है। और इसकी अगर हम बात करें तो कम्स आफ्टर द नाउन। और खास तौर से ये नाउन ही नहीं, वर्ब के भी बाद में आता है। अब एग्जाम्पल की बात करें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, जिसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मोहन इज अ हैंडसम बॉय। यहां पर बॉय क्या है, एक नाउन वर्ड है, और हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो इस एडजेक्टिव वर्ड को हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव वर्ड को हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड। और जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड की बात आती है तो सीधी बात यह है कि ये नाउन वर्ड से पहले प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूं मोहन इज एस्लीप, यानी मोहन इज एस्लीप। तो मोहन इज एस्लीप, तो यहां पर क्या ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? नहीं, यहां पर ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव की जब बात आती है तो ये नाउन के बाद आता है, और नाउन के भी बाद क्या, ये वर्ब के बाद आता है। और वर्ब के बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस्लीप दिया हुआ है। और एस्लीप क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। जैसे हम बात करें मोहन रन्स फास्ट, रन यहाँ क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव वर्ड वर्ब के बाद में है, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव वर्ड है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड जो है वो कम्स बिफोर द नाउन वर्ड, और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ड की बात करें तो कम्स आफ्टर द नाउन। और नाउन का मतलब यहाँ पर नाउन ही नहीं बल्कि वर्ब के भी ये बाद में आता है। और इसकी जब हम बात करते हैं कि ये वर्ब के बाद में आता है तो वो वर्ब ज़्यादा नहीं है, कुछ एक ही है। जैसे हम कहें बी वर्ब के बाद में, बी वर्ब की जब बात करते हैं तो ब्रीफ में मैं बता दूं कि इसके इज एम आर तीन इसके प्रेजेंट के फॉर्म हैं, इज एम आर तीन प्रेजेंट के फॉर्म हैं, और वॉच और वर इसके पास्ट के फॉर्म हैं। इनके बाद प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एक होता है बिकम, जैसे ही बिकेम सेट। उसी प्रकार जैसे हम कहें सीम, इसी प्रकार हम कहें लुक। तो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब इन वर्ब के बाद में प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग हमें करते हैं। और नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब की जब हम बात करते हैं तो एडवर्ब क्वालिफाइज करता है किसको, एडजेक्टिव को, वर्ब को, और खुद एडवर्ब को भी ये क्या करता है, क्वालिफाइज करता है। तो इसको प्लेस करते हैं हम, इट प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट क्वालिफाइज। कहने का मतलब जिस शब्द को ये क्वालिफाइज करता है, जिस शब्द को क्वालिफाई करता है, उसी के पास में यानी उसी के नज़दीक इसको हम प्रयोग में लेते हैं।
जैसे हम बात करें एडवर्ब की, ये एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब को ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है, और उसी के पास में इसको हम प्रयोग में करते हैं। जैसे तो राज रन्स स्लोली, यहां पर रन क्या है, वर्ब, स्लोली क्या है, एडवर्ब। उसी प्रकार ही स्पीक्स लाउडली, लाउडली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है, वर्ब की। तो ऐसे ही हमने जाना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। फॉर सच मोर वीडियोज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।